विश्व प्रवेश। मॉरिशस में हिंदी पत्रकारिता का उद्भव एवं विकास अप्रवासी भारतीयों की दारुण संघर्ष गाथा से जुड़ा हुआ है। 186 वर्ष पूर्व जब हमारे पूर्वजों को इस देश में जबरन या उसे भाग्य की दुहाई देकर लाया गया था तो कौन जानता था कि यहाँ के पत्थरों से टकराकर या ठोकर खाकर वे एक दिन इस देश का इतिहास बदल देंगे। इस देश के इतिहास के निर्माण में अप्रवासी भारतीयों को एक लंबी संघर्ष यात्रा से गुजरना पड़ा। इस देश के इतिहास में मील का पत्थर बनने के लिए यह आवश्यक था कि वे अपने हिंदू धर्म, संस्कृति, दर्शन, जीवन पद्धति और उसके द्वारा अपनी अस्मिता को जीवित रखें और इसके लिए उनकी मातृभाषा हिंदी उनके जीवन की संवाहक बनी। इन सभी अप्रवासी भारतीयों ने हिंदी भाषा के द्वारा अपनी संस्कृति और अस्मिता की रक्षा का संकल्प लिया और देश में हिंदी पत्र पत्रिकाएं निकालनी शुरू की। पत्रकारिता के द्वारा वे अपनी हिंदी भाषा, अपनी संस्कृति तथा भारतीय समाज को एक सूत्र में जोड़े रखने में सफल हुए। अपने विचारों को आम जनता तक फैलाने एवं क्रांति की पृष्ठभूमि में सहयोगी की भूमिका निभाने में भी पत्र पत्रिकाएं ही उनकी महत्वपूर्ण आधार शक्ति बन सकी। भारत की तरह मॉरिशस में भी हिंदी पत्रकारिता का अभ्युदय और विकास राजनीतिक दास्ता से मुक्ति के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक जागर और आधुनिकता की चेतना को नई दिशा देने के लिए हुई थी। मॉरिशस के पत्रकारों ने अपने चरित्र और पुष्ट मनोबल से अंग्रेजों के कृत्य और नृशंसता का कड़ा प्रतिरोध किया था। उनकी साधना का प्रेरक था स्वत्वबोध और लक्ष्य था पराधीनता के अभिशाप से राष्ट्रीय अस्मिता का उद्धार। पत्रकारों ने अपने निजी स्वार्थ को ताक पर रखकर अपनी अप्रतिम शक्ति और जीवनचर्या को देश के मुक्ति संग्राम में नियोजित कर दिया था। पत्रकारों ने लोकनायक की गुरुतर भूमिका को समझते हुए पत्रकारिता की विरासत को सुदृढ़ एवं समृद्ध किया। अंग्रेजी साम्राज्यवाद के दौर में भारत से लाखों लोगों को श्रमिक के रूप में अंग्रेजी उपनिवेशों में ले जाया गया, जहां श्रमिक जीविकोपार्जन की दृष्टि से तो कुछ असहाय लाचारी की स्थिति में वहीं बस गए। मॉरिशस, फिजी, त्रिनिदाद, सूरीनाम, ब्रिटिश गायना, दक्षिण अफ्रीका आदि इसके उदाहरण हैं, जहां भारतवंशी भारी संख्या में बसते हैं। इन देशों में बसने वाले लोग अधिकांशतः पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार प्रांत के लोग थे, जिनकी विचार विनिमय की भाषा भोजपुरी थी। परिणाम स्वरूप वहां हिंदी पत्रकारिता को अवसर मिला। विदेशों में प्रकाशित होने वाला सबसे पहला हिंदी पत्र था हिंदुस्तान। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश के कालाकांकर राज्य के राजा श्री रामपाल सिंह के प्रयत्नों से 1883 से 1885 के बीच एक त्रैमासिक पत्र के रूप में लंदन से प्रकाशित हुआ था। आरंभ में यह पत्र हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी त्रिभाषाई आधार पर निकाला गया था। 1885 से इसका प्रकाशन साप्ताहिक पत्र के रूप में होने लगा और 1887 से यह दैनिक रूप में परिणत हो गया। लंदन के पश्चात अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों में जागरण की दृष्टि से हिंदी पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू होता है। सन 1902 से 1905 तक वहां हिंदी नामक समाचार पत्र शुरू हुआ था, जो हिंदू जातीय संगठन और भारतीयता के विकास में सहायक सिद्ध हुआ। 1904 में महात्मा गांधी के सहयोग से डरबन में मदनजीत महोदय ने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का संपादन किया, जिसने नेटाल इंडियन कांग्रेस और ब्रिटिश उपनिवेश विरोधी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अफ्रीका की ही तरह मॉरिशस में भी हिंदी पत्र पत्रिकाओं के उद्भव का इतिहास गांधीवाद से प्रेरित था। मॉरिशस का प्रथम अहिंदी भाषी समाचार पत्र 1773 में पंचित ऑफिस नाम से फ्रेंच भाषा में प्रकाशित हुआ था। सन 1773 से 1954 की कालावधि तक मॉरिशस में प्रकाशित पत्र पत्रिकाओं की संख्या लगभग 606 है। इसमें भारतीय भाषाओं में प्रकाशित पत्र पत्रिकाओं की संख्या लगभग 17 है। तमिल की 3, गुजराती की 2 और उर्दू की 1-2। पत्रकारिता का स्वरूपगत संदर्भ। पत्रकारिता का जन्म पत्र प्रकाशन से हुआ। दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक पत्र उसकी कर्मभूमि है। हेरल्ड आर बेंजामिन ने पत्रकारिता को शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण तथा शक्तिशाली साधन तंत्र माना है। वे कहते हैं, सच्ची शिक्षा मनुष्य को स्पष्ट दृष्टिकोण से मानव के अधिकाधिक हित की ओर प्रेरित करती है। आत्म जनसेवा के प्रति जागरूक पत्रकारिता को शिक्षा का सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथा शक्तिशाली साधनों की कोटि में गिना जाना चाहिए। 3, पत्रकारिता एक समसामयिक इतिहास है जो शीघ्रतापूर्वक लिखा जाता है। अपने समय का लिखा गया इतिहास ही पत्रकारिता का महत्तम संदर्भ है। दैनिक क्रम में घटने वाली घटनाओं का, चाहे वह घटना राजनीतिक हो, सांस्कृतिक और चाहे आर्थिक हो, रहस्योद्घाटन ही पत्रकारिता का जीवन है। पत्रकारिता का मूल ध्येय अन्याय का उद्घाटन करना, दोष परिहार करना, सलाह देना, असहायों की सहायता करना और मित्रविहीन लोगों को मित्रवत मार्ग दिखाना। 4, एक्सप्लोरिंग जर्नलिज्म में ले वुल्जले कैंपवेल ने पत्रकारिता को इस प्रकार परिभाषित किया है, पत्रकारिता आधुनिक प्रकाशन पद्धति के द्वारा जनता के समाचार, जनता की धारणा तथा जनता के मनोविनोद का सुनियोजित तथा विश्वसनीय प्रसारण है। 5, पत्रकारिता शब्द पत्र से बना है और पत्र तथा समाचार का अनन्य संबंध है। समाचार केवल राजनीतिक घटनाओं के ही नहीं होते, अपितु साहित्यिक गतिविधियों, धार्मिक मान्यताएं, वैज्ञानिक आविष्कार, व्यापारिक उतार चढ़ाव, सामाजिक क्रांति तथा प्रकृति के गूढ़ रहस्यों की गुत्थियों को सुलझाने वाले विचार और सुझाव भी उसकी परिधि से परे नहीं है। जितना व्यापक समाचार शब्द है, उतना ही विस्तृत क्षेत्र पत्रकारिता का है। हिंदू संस्कृति में नारद का व्यक्तित्व आरंभिक पत्रकारिता के तत्वों से पोषित मिलता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उन्हें स्वर्ग से मृत्यु तक पत्रकारिता का कर्म करने वाला कहा गया है। 6, नारद जी के पश्चात संदेश वाहक के रूप में महाभारत के संजय का उल्लेख मिलता है। मौर्य शासन काल में चाणक्य को अपनी कूटनीति के कारण संचार व्यवस्था का संस्थापक माना जाता है। भारतीय प्राचीन व्यवस्था में सन्यासी, व्यापारी, नर्तक, गायक, ज्योतिष, भाट, सूत, चारण आदि का संवाद सूत्र के रूप में उल्लेख मिलता है। संदेशवाहक एवं दूत के रूप में कौआ, तोता, कबूतर, भंवरा, पवनदूत, मेघदूत का भी वर्णन हुआ है। भारत में सम्राट अशोक के शिलालेख भी तत्कालीन समाचार की श्रृंखला की एक कड़ी का काम करते थे। मुगल काल में वाक्यांवीस का कार्य उसी श्रृंखला में दूसरी कड़ी सिद्ध होती है। इन वाक्यांवीस की नियुक्ति मुगल बादशाहों तथा नवाबों ने समाचारों के महत्व को ध्यान में रखकर की थी। अवध के नवाब वाजिद आली शाह ने 600 वाक्यांवीस नियुक्त कर रखे थे।
अक्सर इनके भेजे समाचारों के आधार पर बादशाह और नवाब महत्वपूर्ण निर्णय लिया करते थे और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए ठोस कदम उठाते थे। 7 वाक्यांश हस्तलिखित समाचार पत्र लिखकर औरंगजेब तथा प्रदेशों के गवर्नरों को भेजते थे। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह ने सिराजुल अखबार निकाला था। मुगलों की अंतिम डायरी उर्दू अखबार थी। इसमें भी भावी पत्रकारिता का स्वरूप विद्यमान था। भारत में प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजेट जेम्स आगस्ट हिकी नामक अंग्रेज ने 29 जनवरी सन 1780 को कलकत्ते से प्रकाशित किया। भारत में प्रेस के आविर्भाव तथा देवनागरी टाइप के प्रचलन से हिंदी पत्रकारिता का उदय एवं विकास हुआ। मॉरिशस में हिंदी पत्र पत्रिकाओं के उद्भव एवं विकास का इतिहास। मॉरिशस में हिंदी पत्रकारिता के उद्भव एवं विकास की पृष्ठभूमि में मूलत गांधीवादी प्रभाव एवं दृष्टिकोण झलकता है। सन 1907 में मॉरिशस के भारतवंशियों के इतिहास ने एक नई करवट ली। मगनलाल मणिलाल डॉक्टर गांधी के आग्रह पर मॉरिशस में अप्रवासी भारतीयों की समस्या के समाधान एवं उसके उद्धार के लिए आए थे। गांधी जी जिस एकता और संगठन की शक्ति को स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण मानते थे, उन्हीं की धारणा को मणिलाल डॉक्टर मॉरिशस में आर्य समाज की स्थापना करके फलीभूत करते हैं। उन्होंने भारतवंशियों में वैचारिक क्रांति का जोरदार अभियान शुरू किया। उनके इस अभियान का प्रमुख माध्यम 15 मार्च 1909 में प्रकाशित हिंदुस्तानी पत्रिका बनी। मॉरिशस में हिंदी का यह प्रथम समाचार पत्र था जो 15 मार्च 1909 में गुजराती और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ और 1914 में इसने दैनिक रूप ले लिया। 8 राष्ट्रीय विस्तार के उद्देश्य से यह समाचार पत्र कुछ ही महीनों में गुजराती की जगह हिंदी में निकलने लगा। सन 1910 से हिंदुस्तानी का प्रकाशन अंग्रेजी और हिंदी भाषा में होने लगा था। 9 प्रस्तुत समाचार पत्र के उद्देश्य के रूप में अंग्रेजी में मोटो छपता था, जिसका तात्पर्य था व्यक्ति की स्वाधीनता, मानव मैत्री, बंधुत्व और सभी जातियों में समानता। 10 मणिलाल डॉक्टर द्वारा हिंदुस्तानी की शुरुआत से ही मॉरिशस में हिंदी पत्रकारिता की भित्ति का निर्माण हुआ। सन 1911 तक इस पत्र को मणिलाल डॉक्टर ने अपनी युयुत्सु मुद्रा, प्रखर विवेक और प्रातिभ दीप्ति से अपने उत्कर्ष पर पहुंचाया। मॉरिशस से प्रस्थान के समय डॉक्टर मणिलाल ने आर्य समाज को प्रेस दान में दे दिया। उन्हीं की प्रेरणा से आर्य समाज ने सन 1911 में अपना प्रथम प्रकाशन आर्य पत्रिका नाम से मासिक पत्र निकाला जो हिंदी और अंग्रेजी में निकलता था परंतु बाद में पाक्षिक बन गया। जनवरी 1912 से यह साप्ताहिक पत्र के रूप में निकलने लगा। इसके प्रथम संपादक श्री तोतालाल खेमलाल लाला थे। 11 उनके अस्वस्थ हो जाने के बाद भारत से आए स्वामी स्वतंत्रतानंद जी ने 2 वर्षों तक इसका संपादन कार्य संभाला और बाद में धनाभाव के कारण इसे बंद कर दिया गया। मार्च 1912 में श्री रामलाल तिवारी ने ओरिएंटल गजट नाम से एक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन शुरू किया। यह दैनिक पत्र हिंदी और अंग्रेजी में निकलता था जो बाद में साप्ताहिक हो गया। यह पत्र सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कटिबद्ध था। हिंदुस्तानी एवं आर्य पत्रिका से शुरू हुए मॉरिशस में जागरूकता अभियान को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए समय समय पर अनेक व्यक्तियों द्वारा अनेक हिंदी के साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक पत्र पत्रिकाएं निकालनी शुरू की। आर्य समाजी बैरिस्टर रामखिलावन बुधन और कॉलेसर के संयुक्त प्रयास से मॉरिशस इंडियन टाइम्स 1920 से 1924, सन 1913 में बंद हुई आर्य पत्रिका का पंख काशीनाथ किश्तो द्वारा पुनर्जन्म मॉरिशस आर्य पत्रिका 1924 से 1940 के रूप में हुआ। सन 1926 में आर्य समाज के संचालकों में मतभेद हो गया और एक ही जगह 2 सभाएं हो गई। दूसरी सभा ने 3 मई 1929 से आर्यवीर 1929-1945 साप्ताहिक पत्र को जन्म दिया। यह भी अंग्रेजी और हिंदी में प्रकाशित होती थी। 12 सनातन धर्मियों के प्रमुख पत्र मॉरिशस मित्र 1924-1932 के संस्थापक राजकुमार गजाधर थे। यह पत्र हिंदी, अंग्रेजी और फ्रेंच में उच्चकोटि के विद्वान पर राम अवध शर्मा के संपादन में प्रकाशित होता था। बाद में मुक्ताराम चटर्जी ने इसका संपादन किया। राजनीतिक घटनाक्रम एवं सामाजिक सांस्कृतिक जागरण की दृष्टि से इस पत्र का उल्लेखनीय स्थान है। मॉरिशस मित्र के प्रकाशन बंद होने के ठीक पश्चात नरसिंह दास के संपादन में 15 दिसंबर 1933 से सनातन धर्मियों द्वारा सनातन धर्मांक पत्रिका 1933-1942 का प्रकाशन प्रारंभ किया गया। अंग्रेजी, फ्रेंच और हिंदी में यह साप्ताहिक पत्रिका निकलती थी। इसमें ही पंत तपेश्वरनाथ चतुर्वेदी द्वारा लिखित मॉरिशस की पहली हिंदी कहानी इंदो छपी थी। इस पत्रिका ने मॉरिशस में कहानी लेखन को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार जागरण काल 1909-1935 की सभी पत्र पत्रिकाओं का मुख्य उद्देश्य अप्रवासी भारतीयों को अंग्रेजों के अत्याचारों के विरुद्ध जागरण उत्पन्न करना तथा दूसरी ओर धर्म के प्रचार प्रसार द्वारा लोगों में संगठन और जागरण की भावना का भी संचार करना था। इस दायित्व का निर्वाह पत्र पत्रिकाओं ने भली भांति किया, लेकिन कालांतर में आर्य समाजी एवं सनातनी दोनों संप्रदाय वैचारिक मतभेद में उलझ गए और दोनों वर्गों के पत्रों ने प्रेरित पत्र नामक कालम में धार्मिक बहस को जन्म दिया। धार्मिक बहस एवं शास्त्रार्थ की इस प्रक्रिया से उनका धर्मकर्म के मामले में आत्मसंशोधन हुआ और दोनों वर्ग अपने खेमे के प्रति लोगों को आकर्षित करने लगे और जी जान से पत्रिका के प्रकाशन में जुट गए। हिंदी कविताएं और इंदो नामक मॉरिशस की प्रथम हिंदी कहानी साहित्य का प्रकाशन भी इसी काल की पत्रकारिता की प्रमुख देन है। हिंदी लेखन के उषाकाल में प्रकाशित पत्रों ने हिंदी लेखन को प्रोत्साहित किया। इन्होंने पाठक उत्पन्न किए। इनमें शब्दावली स्थिर हुई तथा कुछ शब्दों की वर्तनी परिनिष्ठित हुई और भाषा का स्वरूप निखरा। ये पत्र नींव के पत्थर थे। 13 इस प्रकार इस काल की पत्रिकाएं राजनीतिक एवं साहित्यिक जागरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मॉरिशस के इतिहास में वर्ष 1935 अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं के कारण स्वर्णाक्षरों में अंकित है। इसी वर्ष नवंबर में मॉरिशस में अप्रवासी भारतीयों के आगमन शताब्दी समारोह को धूमधाम से मनाया गया। इसी अवसर पर लक्ष्मीनारायण चतुर्वेदी द्वारा लिखित मॉरिशस के इतिहास को भोजपुरी हिंदी में पद्धबद्ध कर शताब्दी सरोज नाम से प्रकाशित किया गया। इसी वर्ष हिंदी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई और वहीं से भगत बंधुओं के प्रयास से दुर्गा नामक हस्तलिखित पत्रिका का जन्म हुआ।
डॉक्टर शिवसागर रामगुलाम इंग्लैंड से डॉक्टरी की डिग्री लेकर 1935 में स्वदेश लौटे और अप्रवासी भारतीयों के हित में संघर्षरत रहकर देश की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संघर्ष काल 1935-1968 की हिंदी पत्र पत्रिकाओं द्वारा हिंदी भाषा एक बड़े आंदोलन की भाषा बनी और अप्रवासियों में अभारतीय संस्कृति के प्रति संघर्ष एवं टकराहट को जन्म दिया, जिसका दूरगामी प्रभाव मॉरिशस की स्वतंत्रता प्राप्ति में सहायक सिद्ध हुआ। मॉरिशस की हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में इस दौर की सभी पत्र पत्रिकाएं देश के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए संघर्षरत थी। गुणवत्ता एवं प्रभावोत्पादकता की दृष्टि से तथा पूरे देश में इस काल की पत्रिकाओं ने अप्रवासी भारतीयों में राजनीतिक चेतना के विकास में मील के पत्थर का रूप ग्रहण किया। पं उमाशंकर गिरिजानंद के संपादन में त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिका वसंत 1935 का प्रकाशन शुरू हुआ। हालांकि इसका एक ही अंक निकल पाया, लेकिन साहित्यिक सृजन की प्रारंभिक पृष्ठभूमि के निर्माण में यह सहायक बनी। दुर्गा 1935-1938 हिंदी प्रचारिणी सभा के कर्मठ हिंदी सेवियों के कर कमलों से हस्तलिखित निकलती थी। इस साहित्यिक मासिक पत्रिका में कविताएं, कहानियां एवं महत्वपूर्ण वैचारिक लेख छपे होते थे। साहित्यिक अभिरुचियों को जागृत करने की दृष्टि से एवं जातीय संगठन की भावना के प्रसार में इस पत्रिका का ऐतिहासिक महत्व है। सूर्य प्रसाद मंगर भगत इसके संपादक थे। मॉरिशस आर्य पत्रिका के बंद होने के बाद सन 1939 में आर्य परोपकारिणी सभा ने जागृति नाम से नूतन साप्ताहिक पत्र निकालना शुरू किया। यह पत्र अंग्रेजी, फ्रेंच और हिंदी में निकलता था। लोगों में सामाजिक धार्मिक जागरण एवं राजनीतिक चेतना जागृत करने की दृष्टि से इस पत्र का विशेष महत्व है। इसके संपादक पंडित आत्माराम और उसके पश्चात वेणीमाधव सतीराम हुए। आर्यवीर और जागृति दोनों ही आर्य समाज के पत्र थे। बाद में दोनों को एक ही नाम देकर 1945 से आर्यवीर जागृति के नाम से इसे प्रकाशित किया गया। यह एक दैनिक पत्र था जिसके संपादक प्रो. वासुदेव विष्णुदयाल थे। इस पत्र ने पर्याप्त ख्याति प्राप्त की, किंतु कुछ वर्षों के उपरांत इसे बंद होना पड़ा। मासिक चिट्ठी 1942-1950 हिंदी भाषा में निकलने वाला छोटे आकार का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक पत्र था जो 1945 तक साप्ताहिक रूप में निकलता था। उसके बाद मासिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित हुआ। यह प्रमुख रूप से सूचनात्मक अधिक था। पब्लिक रिलेशंस ऑफिस से इसका प्रकाशन होता था। इसके संपादक पं सोमदत्त शर्मा थे। सैनिक 1946-47 लगभग 11 महीनों तक हिंदू प्रेस से वक्तवर सिंह के संपादन में साप्ताहिक पत्र के रूप में प्रकाशित हुआ था। इसमें मुख्य रूप से सामाजिक सांस्कृतिक विषयों पर चर्चा होती थी। हिंदू प्रेस से ही बी वक्तवर सिंह के संपादन में पाक्षिक पत्रिका के रूप में मजदूर 1947 से 48 का भी प्रकाशन हुआ था। मॉरिशस की पत्रकारिता के इतिहास में जनता एक उच्च स्तरीय साप्ताहिक पत्र था। कर्मठ समाजसेवी और अप्रवासी भारतीयों के नेता डॉ. सर शिवसागर रामगुलाम के संरक्षण में प्रतिभाशाली भाषा और साहित्य के विद्वान जयनारायण राय ने 4 मई 1948 से जनता के संपादन से एक मनीषी पत्रकार के रूप में स्वयं को स्थापित किया। उनके कुशल संपादन में जनता मॉरिशस का चर्चित एवं महत्वपूर्ण पत्र बन गया। बच्चू प्रसाद सिंह के शब्दों में मॉरिशस में एक साप्ताहिक हिंदी पत्र बड़े सजधज के साथ आज निकल रहा है। इस समाचार पत्र के संचालक मंडल के अध्यक्ष स्वयं सर शिवसागर रामगुलाम जी हैं। इस पत्र के साथ देश के अनेक विशिष्ट लोगों के नाम जुड़ रहे हैं। इनमें से जयनारायण राय के साथ वहां के प्रसिद्ध मजदूर नेता श्री बद्री भी है। इस साप्ताहिक हिंदी समाचार पत्र ने देश के पूरे जनजीवन में अपना एक ऐसा स्थान बना लिया है जिसके प्रति सभी के मन में सद्भावना है। यह समाचार पत्र बड़ी सफलता पूर्वक अपने उद्देश्यों की सिद्धि कर रहा है। 14 हिंदी पत्रकारिता को प्रखर, ओजस्वी एवं स्वतंत्रता आंदोलन का एक आदर्श स्वरूप स्थापित कर उसे पल्लवित पुष्पित करने में जमाना की भूमिका उल्लेखनीय है। प्रो. वासुदेव विष्णुदयाल के प्रकाशकत्व और श्री मुनेश्वर कुराराम के संपादकत्व में जून 1948 में जमाना पत्र का निकलना शुरू हुआ। द केस ऑफ सत्यार्थ प्रकाश के रचिता श्री शिवचंद्र आर्य दिल्ली के प्रसिद्ध साप्ताहिक वीर अर्जुन के अंक में लिखते हैं, यह प्रसन्नता की बात है कि मॉरिशस के श्री प्रोफेसर वासुदेव विष्णुदयाल एम.ए. जैसे योग्य त्यागी और तपस्वी नेता है और उन्हें सुखदेव बालगोविंद और श्री सुखदेव विष्णुदयाल जैसे लोगों का साहचर्य प्राप्त है। 15 मॉरिशस की स्वाधीनता की हवा को तीव्र गति देने के लिए और भी अनेक पत्र पत्रिकाओं की भूमिका देखी जा सकती है। सन 1950 में स्वतंत्रानंद जी आर्य समाज के प्रचार प्रसार के लिए पुनः मॉरिशस पधारे। आर्य प्रतिनिधि सभा और आर्य परोपकारिणी सभा का विलय करवाकर एक नवीन आर्य सभा की स्थापना करके दोनों की संपत्ति, कोष, प्रेस, उपदेशक आदि को भी एक साथ कर दिया। आर्य पत्रिका और आर्यवीर दोनों पत्रों को मिलाकर इसको एक नया नाम आर्यो दे दिया। 16 यह पत्रिका आर्य सभा द्वारा अभी तक प्रकाशित हो रही है। इसका प्रथम अंक 4 नवंबर 1950 को पं आत्माराम विश्वनाथ के संपादन में निकला था। पहले यह मासिक पत्र था। फिर मोहनलाल मोहित एवं मूलशंकर रामधनी ने पाक्षिक रूप से हिंदी अंग्रेजी में इस पत्र का संपादन किया। हिंदी, अंग्रेजी और फ्रेंच तीनों भाषाओं में आज भी यह वैदिक सिद्धांतों के प्रचार प्रसार में संलग्न है। इसके वर्तमान प्रधान संपादक सत्यदेव प्रीतम बी.ए. है। रामसेवक तिवारी के संपादन में वर्तमान 1950 से 54 नामक पत्र निकला। यह धार्मिक एवं सांस्कृतिक साप्ताहिक पत्रिका थी। पं दौलतराम शर्मा के संपादन में अनुराग 1960 से 61 हिंदी की प्रमुख त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिका थी। कुछ अंकों के पश्चात इसका प्रकाशन बंद हो गया और पुनः हिंदी परिषद और सोमदत्त बखोरी के संपादन में 1969 में इसका प्रकाशन हुआ। अभिमन्यु अनंत जैसे मूर्धन्य साहित्यकारों का अभ्युदय इसी पत्रिका के द्वारा हुआ था। सूर्य प्रसाद मंगर भगत की हस्तलिखित पत्रिका दुर्गा जो 1960 में मुद्रित होकर नवजीवन नाम से नए कलेवर में प्रकाशित हुई। यह पाक्षिक पत्रिका हिंदी प्रचारिणी सभा द्वारा निकाली जाती थी। इसमें उच्चकोटि की साहित्यिक रचनाएं छपती थी। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में इसका उल्लेखनीय योगदान रहा है। सन 1961 में लंदन में स्वयंवर जैसे व्यंग्य चित्र सहित लाक रामायण के नाम से उद्धृत उनकी पैरोडी कविता इसी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। 17
मजदूरों को जागृत करने के उद्देश्य से हरिप्रसाद रामनारायण, जगदम्बी और रामसुंदर बाबूलाल की त्रिमूर्ति ने 1956 में मजदूर नाम से एक पत्र निकाला। श्री द्विजेंद्रनाथ नेपाल के संरक्षण में एवं पन सुंदर शर्मा के संपादन में राजनीतिक एवं समाजवादी पत्र समाजवाद 1960 से 61, पन सुंदर शर्मा तथा उसके पश्चात दीपचंद बिहारी के संपादन में राजनीतिक गतिविधियों को प्रमुखता देने के उद्देश्य से कांग्रेस 1964 से 67, प्रो डॉट रामप्रकाश के संरक्षण में प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्रशिक्षार्थियों द्वारा साहित्यिक पत्रिका प्रकाश 1964, सन 1965 में मुनीश्वरलाल चिंतामणी, पन धर्मवीर घूरा, पन वालमुकुंद द्विवेदी तथा रविशंकर कौलेसर आदि के सहयोग से पाक्षिक बाल पत्रिका बालसखा का प्रकाशन शुरू हुआ जो अब तक प्रकाशित हो रही है। इसमें आज भी इंद्रदेव भोला इंद्रनाथ के संपादन में कविताएं, कहानियां एवं शिक्षाप्रद लेख प्रकाशित होते हैं। समर्पित एवं प्रतिष्ठित मारिसीय लेखकों जैसे रामदेव धुरंधर की कहानियां भी इसमें प्रकाशित होती रही है। स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी की साहित्यिक पत्रिका भी छपने लगी जिसमें अनुराग 1969 से 1977, हमारा देश 1971, आभा 1972 से 76, निर्माण 1975, अनुराग 1969 से 77, दर्पण 1972 से 75, स्वदेश 1986 से 89 आदि प्रमुख थी। इन पत्रिकाओं में हिंदी की विविध विधाएं जैसे कहानी, कविता, एकांकी आदि अनेक रचनाएं प्रकाशित होने लगी। इनसे एक तो मॉरिशस में हिंदी के नए नए हस्ताक्षर सामने आए और हिंदी साहित्य के सृजन को प्रोत्साहन मिला। 1977 में अनुराग का प्रकाशन बंद हो गया और महात्मा गांधी संस्थान की पत्रिका वसंत का प्रकाशन 12 मार्च 1978 में अटल बिहारी वाजपेयी की उपस्थिति में हुआ था। इसके पहले संपादक कथाकार अभिमन्यु अनंत थे। वसंत आज भी अपने अस्तित्व को मजबूत बनाए हुए है और महात्मा गांधी संस्थान द्वारा यह प्रकाशित होती है। स्वदेश मॉरिशस का एकमात्र स्वतंत्र हिंदी साप्ताहिक पत्र था जिसमें समाचारों के अतिरिक्त आपकी चिट्ठी, सच्ची बातें, महिला जगत, बच्चों का कोना, आपका भविष्य, फिल्मी हलचल आदि स्तंभ बड़े आकर्षक तथा रोचक थे। लेकिन आर्थिक अभाव के कारण यह अधिक दिनों तक नहीं टिक सका। एक लंबे अंतराल के बाद सन 2003 में सरिता बुद्धू के संरक्षण में साप्ताहिक पत्रिका जनवाणी का प्रकाशन हुआ लेकिन यह भी आर्थिक अभाव के कारण कुछ वर्षों तक निकलने के पश्चात बंद हो गया। वर्तमान में मॉरिशस में मासिक, त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिकाओं के रूप में वसंत, रिमझिम, इंद्रधनुष, आक्रोश, आर्योदय, पंकज, बालसखा तथा सुमन प्रकाशित हो रही है लेकिन हिंदी का एक भी समाचार पत्र अब यहाँ प्रकाशित नहीं होता। मॉरिशस के स्वाधीनता आंदोलन में हिंदी पत्रकारिता की भूमिका। सन 1909 में प्रकाशित हिंदुस्तानी समाचार पत्र के पहले अंक में ही मणिलाल डॉक्टर यह टिप्पणी करते हुए कहते हैं, केवल अपने निजी लाभ के लिए कोई मनुष्य या कोई जाति किसी दूसरे मनुष्य या दूसरी जाति को नैतिक दृष्टि से न तो दास बना सकती है और न अधिकार में रख सकती है और न ही शोषण कर सकती है। संसार के अन्य स्वाधीन देशों के मनुष्य की भांति यहाँ के भारतीय मूल के लोगों की भी गणना मनुष्य में ही हो, इसीलिए स्वत्व और जितनी स्वतंत्रता एक स्वाधीन राष्ट्र के व्यक्ति को प्राप्त है उतनी स्वतंत्रता मॉरिशस के अप्रवासी भारतीयों को भी प्राप्त हो। 18 मणिलाल डॉक्टर जी पत्रकारिता के उत्तरदायित्व का भलीभांति निर्वाह करते थे। कुछ लोगों को लगता था कि उनकी यह पत्रकारिता देश में धार्मिक असहिष्णुता और जातीय पक्षपात का समर्थक है। वह स्पष्ट रूप से अपने पत्रों में इसका खंडन करते हुए उद्घोष करते हैं कि हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई सभी आपस में मिलजुल कर एकता का पुरजोर प्रदर्शन करें ताकि हमारी स्वाधीनता, समानता और विकास संभव हो। हिंदुस्तानी ने यहाँ के जमींदारों में हाहाकार मचा दिया था। मणिलाल डॉक्टर के लेख अत्यंत तेजस्वी और प्रभावशाली हुआ करते थे। उनके पास पक्षपात नहीं था। चाहे धर्म हो, चाहे राजनीति हो, यूरोपियन हो अथवा भारतीय हो, उनका चाबुक सब पर बराबर चलता था। इसमें कोई संदेह नहीं कि देशाभिमान, जातीय उन्नति, भारतीय प्रजा का कर्तव्य, उनकी वर्तमान दशा, उनकी उन्नति के उपाय, धर्म तथा राज आदि विषयों पर उनके लेख यहाँ के भारतीय लोगों के लिए सदैव मार्गदर्शक हुआ करते थे। भारतीय कुली प्रजा में जागृति उत्पन्न करके उनको अपने स्वप्नों को पहचान कराने हेतु उन्होंने समाचार पत्र प्रकाशित करना शुरू किया और उसमें वे सफल हुए। 19 इससे यह स्पष्ट होता है कि हिंदुस्तानी समाचार पत्र निकालने का मुख्य उद्देश्य एक बहुत बड़ी ताकत के अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष की शुरुआत करनी थी। 23 सितंबर 1911 को मणिलाल डॉक्टर के मॉरिशस से प्रस्थान के पश्चात इसके प्रकाशन का भार आर्य समाज के ऊपर आया। मणिलाल डॉक्टर के बाद हिंदुस्तानी के संपादक बने श्री राम सामी नरसिंह दास को एक अदालती फैसले के कारण बहुत बड़ा जुर्माना चुकाना पड़ा और श्री राम सामी ने अपनी जमीन के एक बहुत बड़े टुकड़े को बेचकर वह रकम अदा की थी। नरसिंह दास के बाद पंडितराम अवध शर्मा, पम आत्माराम विश्वनाथ जैसे कर्मठ सेवी एवं विद्वानों की प्रखर विद्वता से मॉरिशस में हिंदी पत्र पत्रिकाओं को लाभ मिलता रहा। हिंदुस्तानी पहले साप्ताहिक रूप में निकलता था और अपने अंतिम दिनों में यह पत्र दैनिक रूप में प्रकाशित हुआ। मॉरिशस की प्रथम प्रकाशित हिंदी रचना होली पद्य में तथा सत्य होली गद्य में 2 मार्च 1913 ई के हिंदुस्तानी पत्र में प्रकाशित हुई थी। 20 दिनांक 1 जून 1911 को आर्य पत्रिका में प्रकाशित प्रथम हिंदी लेख में पत्रिका के उद्देश्य का स्पष्टीकरण होता है। इस टापू में अपने हिंदू भाई अथवा उनके बाप दादा बहुत करके गुलामगिरी की दशा में दाखिल हुए थे। वैदिक धर्म और अच्छी विद्या को बराबर फैलाने के लिए प्रेमी भाइयों की मदद से यह आर्य पत्रिका का आरंभ होता है। सज्जन इसको अपनी मदद और ताकत से आगे बढ़ाएगा। 21 आर्य पत्रिका के बंद हो जाने पर काशीनाथ किष्टो के संपादन में मॉरिशस आर्य पत्रिका नाम से इसे पुनर्जीवन प्राप्त होता है। पत्रिका के उद्देश्य के संबंध में किष्टो लिखते हैं, मॉरिशस आर्य पत्रिका का उद्देश्य स्वदेश के लिए प्रत्येक भारतवासी की ममता उत्पन्न करना होगा। यह पत्रिका अपनी जाति के कुसंस्कारों से उत्पन्न बुराइयों को दूर करेगी। जाति का सुधार करने के लिए किसी भी विषय को अछूता न छोड़ेगी। 22 जागृति में छपे शीर्षक जैसे हिंदी समाचार पत्र और हिंदी भाषा उद्धारक दयानंद सरस्वती सरकार और हिंदी भाषा जागो होश में आओ आदि द्वारा मातृभाषा हिंदी का पुरजोर समर्थन किया जाता था और यह भी कहा जाता था कि इसके प्रयोग द्वारा ही जातीय अस्मिता एवं संगठन की भावना सुदृढ़ होगी।
आर्यवीर जागृति में लेखक नारायण संगठन की पुकार शीर्षक में लिखते हैं, स्मरण रहे यदि हम अपने अपने संगठन को इससे ज्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं तो बिना रोकटोक के सभी को अपने अपने मस्तिष्क में हिंदी भाषा के लिए स्थान देना चाहिए। इतिहास के अवलोकन से पता चलता है कि कुछ ही समय पहले की बात है जब हमारी कौम शिक्षा से परे थी तो किस तरह दोहखों से परिपूरित और सुखों से रहित थी। हम सुखों से पुनः परिपूरित तभी हो सकेंगे जब हम शिक्षा को अपनाएंगे। इसी से हम सुसंगठित होकर सर्व प्रकार से देश, जाति, धर्म तथा राष्ट्र की सेवा कर सकेंगे। 23 अपनी भाषा के महत्व के प्रति उद्गार का एक काव्यांश नहीं दीन दुखियों पे देते नजर हो बटा भुलाया तुझे चार है भोग भारी बटा तुझे तो निजी स्वार्थता सूझती है बटा अमृत में जो देश भाषा तुम्हारी बटा अपनी भाषा पराया बने हो बटा लिए भेषभूषा पराई अनारी बटा नहीं जानत हो नकल भी नकलची बुरी आदतें बैन होती ख्वारी। 24 भाषा का प्रश्न स्वाधीनता के प्रश्न जैसा ही अपरिहार्य और महत्वपूर्ण था। हिंदी को अंग्रेजी और फ्रेंच से भारी विरोध का सामना करना पड़ता था लेकिन देशभक्ति एवं स्वतंत्रता से ओतप्रोत हमारे पूर्वजों की दृढ़ता एवं पूर्वजों की थाती भाषा संस्कृति की अस्मिता ने उन्हें आजादी की लड़ाई लड़ने में महत्वपूर्ण अस्त्र प्रदान किया था। इसके बल से उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में पत्र पत्रिकाओं को हिंदी भाषा में निकालकर जनचेतना का एक बड़ा आंदोलन निर्मित किया जो स्वतंत्रता की मार्ग प्रशस्ति में सहायक बना। मॉरिशस की पत्रकारिता के इतिहास में जनता नामक पत्र का महत्वपूर्ण स्थान था। जनता पत्र का मूल उद्देश्य अप्रवासी भारतीयों के हृदय में राष्ट्रीयता के नवीन उद्वेग उत्पन्न करना था। जयनारायण राय की संपादकीय भाषा ने उस युग के करीब करीब सभी सामाजिक संदर्भों को व्यक्त करने की चेष्टा की और कहना न होगा कि उसे इस क्षेत्र में अच्छी सफलता भी मिली। उनका संपादकीय इतना बोधगम्य एवं सारगर्भित होता था कि यह पत्र शीघ्र ही बहुत चर्चित हो गया। ज्वलंत विषय सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक इनसे जुड़ी समस्याओं पर आधारित उनके संपादकीय गहरी सूझबूझ एवं प्रेरणादायी सिद्ध होते थे। उदाहरणतः जय भारत संपादकीय द्वारा वे लिखते हैं कि जीवन एक संग्राम भूमि है, मनुष्य को अपने लिए, अपने कुटुंब के लिए और निज जाति के लिए निरंतर झुकना पड़ता है। जिस व्यक्ति में यह बात होती है वह प्रगति के पथ पर अग्रसर होते जाते हैं और जिसमें इस भाव का अभाव हो जाता है उसकी जिंदगी सारहीन हो जाती है। प्रबल शत्रुओं को मारने की श्रेष्ठ नीति विदेशियों ने अपनाई थी, उसे समझने की बुद्धि हमारे राजाओं में नहीं रह गई थी। 25 राष्ट्रीय आंदोलन एवं जागरण से ओतप्रोत जगदीश सिंह अजमेर की लिखी कविता हम भारत माँ के खरीलाल जनता में छपी थी। मत समझो हमको भूले हैं, हम वही आग के गोले हैं जो एक बार भी भुकुटे तो गोले बरसा दे लाल लाल। हम भारत माँ के खरीलाल, हम मुर्दा देश जिला देंगे, अत्याचार समूल हिला देंगे, दुश्मन को खेल दिखा देंगे। हम नहीं बजाते हैं वृथा गान, हम भारत माँ के खरे लाल। 26 मॉरिशस की राजनीति एवं सांस्कृतिक जागरण को सुप्रतिष्ठित करने, पूर्वजों की भाषा भोजपुरी हिंदी को सक्षम बनाने एवं हिंदी पत्रकारिता को गुरुत्व प्रदान करने में जमाना पत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। हिंदुस्तानी से मॉरिशस में हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत अवश्य होती है लेकिन हिंदी पत्रकारिता के प्रखर, ओजस्वी एवं स्वतंत्रता आंदोलन का एक आदर्श स्वरूप स्थापित कर उसे पल्वित पुष्पित करने में जमाना की भूमिका उल्लेखनीय है। क्रांतिकारी पत्र के रूप में जमाना का उद्देश्य स्पष्ट था। जमाना इस मर्दों के जमाने की आवाज है। इसे पढ़कर हजारों मॉरिशसवासी गुलाम की जिंदगी से नफरत करने लग जाते हैं और जमाने की पुकार सुनने के लिए उद्धत होते हैं। जब तक जमाना रहेगा पवित्र आत्माओं को निराश होने की जरूरत न होगी। 27 मॉरिशस में धर्म प्रचार या मीटिंग उस जमाने में मुख्य रूप से प्रो वासुदेव विष्णुदयाल ही किया करते थे। मॉरिशस में विष्णुदयाल जी के आंदोलन के बारे में भारत के प्रसिद्ध समाचार पत्र स्टेट्समैन ने इस रूप में लिखा था। Nationals of Indian origin of descent have often been denied the freedom to preach or practice their religion in Mauritius। 28 अप्रवासी भारतीयों को संगठित एवं जागृत करने, हिंदी को जनांदोलन की भाषा बनाने, 1948 में भारतीय भाषा में हस्ताक्षर अभियान चलाकर भारतीय मतदाताओं की संख्या वृद्धि कराने, सत्याग्रह आंदोलन की नींव रखने, धार्मिक आंदोलन द्वारा हिंदुओं की जातीय अस्मिता एवं संस्कृति की रक्षा करने, धर्म के नाम पर सरकार द्वारा सब्सिडीज दिलाने में जमाना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस प्रकार प्रो वासुदेव विष्णुदयाल ने हिंदुओं में आस्था, विश्वास एवं सांस्कृतिक जागरण जैसे महान कार्य का श्री गणेश किया। उनके इस कार्य से प्रभावित होकर मॉरिशस के भूतपूर्व गवर्नर सर हिलेरी ब्लड लिखते हैं, मॉरिशस में पूर्व की विचारधारा और पश्चिमी विचारधारा में संघर्ष है। यह संघर्ष हो ही न पाता यदि प्रवासियों के बीच जागरण न होता तो 1948 का नया विधान न मिलता। 29 कुल मिलाकर प्रो शून्य वासुदेव विष्णुदयाल और अन्यान्य पत्रकारों की लेखनी से प्रवाहित विचारधारा ने मॉरिशस में स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। जनता और जमाना जैसे समाचार पत्र आम आदमी की चिंता और उनके हित के लिए कटिबद्ध थे। संघर्षकाल 1935 से 1968 की पत्र पत्रिकाएं एक बड़ी जनशक्ति एवं जनचेतना के निर्माण में संघर्षरत दिखती हैं। इस काल के पत्रों में विविध विषयों पर गंभीर लेख एवं विचार प्रकाशित हुए। साहित्यिक विधाओं एवं भाषा संस्कृति के प्रति प्रेम को एक नई ऊंचाई प्राप्त हुई और अप्रवासी भारतीय राजनीतिक स्वातंत्र्य की ओर उन्मुख हुए। भारतीय पत्रकार भी समय समय पर मॉरिशस की समस्याओं एवं वहां के स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष के प्रति अपनी पत्र पत्रिकाओं में आस्था एवं समर्थन का भाव व्यक्त करते रहते थे। यहाँ तक कि गांधी जी स्वयं यंग इंडिया में मॉरिशस की समस्याओं का कई बार उल्लेख कर चुके हैं। राम मनोहर लोहिया के शब्दों में प्रवासी भारतीय हिंदुस्तान के अंग है, उनका दुख दर्द हमारा दुख दर्द है और हमारा दुख दर्द उनके दुख दर्द है। 30 ऐसे महानुभावों के विचार निश्चित रूप से मॉरिशस के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरणादायी एवं सहायक सिद्ध हुए।
इस तरह स्वतंत्रता पूर्व हिंदी की पत्र पत्रिकाओं ने राष्ट्रीय चेतना के निर्माण एवं सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक जीवन में व्याप्त तमाम जड़ता को पूरी तरह काटने का अद्भुत प्रयास किया और जन भावना को पूरी तरह उद्वेलित कर उसे स्वतंत्रता संग्राम के योग्य बनाया। गांधीवादी नीतियों, कार्यक्रमों, खादी एवं स्वदेशी के प्रचार प्रसार में भी यहाँ की पत्रकारिता संलग्न थी। मॉरिशस की हिंदी पत्रकारिता ने जहां हिंदी भाषा के स्वरूप को स्थिर करने का प्रयास किया, वहीं इसने हिंदी के लेखकों, कवियों एवं प्रचारकों के कार्य एवं जीवन वृत्त प्रकाशित करके जनसाधारण में से अनेक अनुयायी साहित्यकारों का निर्माण किया। साधारण जनता में अपने पूर्वजों की भाषा के प्रति प्रेम उत्पन्न किया और इसे संगठन की शक्ति के रूप में एक बड़े जनांदोलन की भाषा के रूप में परिवर्तित करने में सफलता प्राप्त की। वस्तुतः स्वतंत्रता पूर्व मॉरिशस की पत्र पत्रिकाओं का उज्ज्वल एवं गौरव पक्ष यह भी रहा है कि उसने राजनीतिक संघर्ष के साथ कदम से कदम मिलाकर जनता को उद्बुद्ध एवं उत्प्रेरित किया, जिसके परिणामस्वरूप 12 मार्च 1968 को मॉरिशस स्वतंत्र हो सका। एक हिंदी पत्रकारिता विविध आयाम, वेद प्रताप वैदिक, पृष्ठ 290। 2 मॉरिशस 1986, प्रहलाद रामशरण, पृष्ठ 861। 3 एन आउटलाइन सर्वे ऑफ जर्नलिज्म, मोड एंड अदर्स। 4 डेंजरस स्टेट, विलियम्स, पृष्ठ 7। 5 एक्सप्लोरिंग जर्नलिज्म, ले वुल्जले कैंपवेल, पृष्ठ 5। 6 हिंदी पत्रकारिता जातीय अस्मिता की जागरण भूमिका, कृष्ण विहारी मिश्र, पृष्ठ 37। 7 हिंदुस्तानी त्रैमासिक, जुलाई सितंबर 1962, पृष्ठ 13। 8 Hindustani is the first Hindi paper of Mauritius. This paper was weekly founded by Manilal Doctor in 1909. 1910 to 1914 it appeared as a daily financial trouble caused the disappearance of the Hindu